अभी हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कैपिटल के बारे में। इसका हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एज यूजुअल मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है इनका। मंथली चार्ट का हम यूज करेंगे, वीकली चार्ट का यूज करेंगे ट्रेंड समझने के लिए, और डेली चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे इस शेयर में पोजीशन बनाना हो तो मैं कैसे करूंगा। इट इज नॉट अ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एडवाइस। ओके, मैं ये डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं। तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक एनबीएफसी है पहली चीज, और ये डेब्यू किया इसने सितंबर 2024 में। बट ये शेयर डेब्यू करती है और उसी के साथ इसमें क्रैश होता है। आपको ये चार्ट में दिख रहा होगा, ये रेड बार्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अप्रॉक्स क्रैश होता है, ये सितंबर 2024 में डेब्यू करती है और क्रैश होता है 60% का फ्रॉम डेब्यू प्राइसेस। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं इसका कोरिलेशन ऐसा क्यों हुआ। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का जो D2C सेगमेंट है, डायरेक्ट टू कस्टमर, उसमें एक सेगमेंट होता है एग्रीकल्चर, जिसको MFI कहते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग ही है वो। उसमें एक अच्छा खासा असेट क्वालिटी में इशू आता है, और ये सिर्फ नॉर्दर्न आर्क में नहीं आया था। अगर आप दूसरे भी MFI लेंडर्स को देखो तो ये सारे के सारे लेंडर्स में इशू आया हुआ था असेट क्वालिटी का। साथ साथ कई कई पॉलिटिकल इशू भी थे, जैसे कर्नाटक का इशू हुआ था। तो उसके कारण क्या होता है कि FY24 में इनका क्रेडिट कॉस्ट जो था वो 1.2% का था, और FY24 में वो बन जाता है 3.2%, मतलब 200 बेसिस पॉइंट का जंप आता है। अभी चूंकि आप ध्यान समझना, जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, जो प्रोविजंस होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो चूंकि वो आता है तो इनका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था फॉर इंटायर पीरियड आप देखो तो फाइनेंशियल 25 का, वो घुस जाता है। इसके कारण स्टॉक नीचे जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने आपको मतलब बताने का इसलिए बताया क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि करेक्शन क्यों आया था, सो आपको रिलेट कर पाओगे, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद अप्रैल 25 से ये स्टॉक बॉटम बनाता है, और फिर ये स्टॉक यहां पे बनाता है लोअर हाई और लोअर लो, और फिर ये बनाता है लोअर लो, और फिर ये अभी ऑनगोइंग कैंडल है, ठीक है ना। तो इस पे हम बता नहीं सकते हैं कि यहां पे स्टॉक ने हायर हाई बनाया या नहीं बनाया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे फटाफट वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हमें और क्लैरिटी पता चलेगी, क्योंकि मई महीने का कैंडल जो अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो चूंकि कैंडल क्लोज नहीं हुआ है मंथली बार का, तो उस पर हम एनालिसिस कर नहीं सकते। आपको ये पता होगा डाउ थ्योरी का हाइपोथेसिस, जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर रही है तो हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। अभी यहां पे देखो, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, स्टॉक डेब्यू करते हैं और क्लियर लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हैं। उसके बाद देखो यहां पे आप, उसके बाद ये पहला रिवर्सल होता है जिसको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कहते हैं, रिवर्सल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कहते हैं, और फिर स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो इस यहां पे स्टॉक बनाता है हायर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, और उसके बाद ये अपने इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ देता है। चूंकि स्विंग लो को तोड़ता है तो इसके कारण ये बनाता है लोअर स्विंग लो, जो क्या है, जो बहुत बियरिश रेट है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा ना, बहुत सारे जो इन्वेस्टर होंगे, जो वीक इन्वेस्टर होता है, जिनको कन्विक्शन नहीं होता है, जो सिर्फ टेक्निकल पे ट्रेड करते हैं, उनका स्टॉप लॉस निकल गया होगा, निकल गए होंगे। और उसके बाद देखो क्या ब्यूटीफुली ये ऊपर जाता है और ये बना देता है हायर हाई। और जिन लोगों ने भी यहां सेलिंग करी होगी, जो सेलर्स होंगे, उनके पर्सपेक्टिव से आप समझना, उनका स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे। और ये वाला जो कैंडल है 4 मई का वीकली कैंडल है, उसकी क्लोजिंग हुई है इस स्विंग हाई के ऊपर, तो उनका स्टॉप लॉस निकल गया, ठीक है। तो दोनों का निकला, जिन्होंने सेलिंग की हुई थी उनको भी लॉस हुआ होगा, और जिन्होंने पैनिक में आके सिर्फ टेक्निकल पे आके जिन्होंने सेलिंग कर दी थी, उनके हाथ से तो मतलब पोजीशन ही निकल गया, उनको तो अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा होगा। तो आप ये लॉजिक समझ रहे होगे। मैंने आपको ये जिगजैग मतलब लोअर लो लोअर हाई एंड हायर लो के कॉम्बिनेशन से बताया कि स्टॉक का ट्रेंड अभी क्या है, स्टॉक का ट्रेंड अभी बुलिश है, ठीक है, ये हो गया। अब हम जाएंगे डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे मैं आपको, अगर मैं वीडियो आपने देखा हो तो मैं हमेशा डेली चार्ट यूज करता हूं इस पर्पस के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि अगर मुझे पोजीशन बनाना हो तो मैं कैसे इसमें पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये वाला जो पोजीशन है, ये है इस पोजीशन के नीचे, मतलब इस लाइन के नीचे आप जो देख रहे होगे, अगर प्राइस चला जाता है तो मैं जो इस स्ट्रक्चर को हेल्दी बता रहा हूं वो अनहाइजेनिक हो जाएगा, मतलब ये ट्रेड फेल हो जाएगा। जो ट्रेड कंजम्पशन है इसको नलीफाई, निगेट, जो भी बोलो, ठीक है, वो खराब हो जाएगा सेटअप, पहली चीज। अभी अगर आपको ट्रेड में घुसना रहता है तो मेरा क्या परसेप्शन है, मुझे हमेशा ना वैल्यू के पास घूमना है। वैल्यू कहां पे होता है, वैल्यू दो जगह होती है। वैल्यू या तो सपोर्ट के पास रहेगा या फिर ब्रेकआउट के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैं अभी इस शेयर में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा।
इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 लाइन लगाऊंगा, ठीक है, एक यहां पे लाइन लगा दी मैंने और एक यहां पे लाइन लगा दी, ठीक है, यहां पे। अभी आप देखो, अभी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो स्टॉक यहां से ऊपर चलते जाएगा और एक ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो मैं फिर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो, ठीक है। यहां पे अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है तो मैं फिर वेट करूंगा किसी पुल बैक का। अगर कोई पुल बैक आता है तो मैं इसे बाय करूंगा और मैं यहां का स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक। इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये ऊपर नहीं जाए और यहां से ये बनाना शुरू करे लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, इस तरीके का। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर वेट करूंगा, मैं देखूंगा, मैं शार्पली डेली चार्ट को देखते रहूंगा कि कहां तक लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। फिर मुझे वो पॉइंट देखना है जहां पे चार्ट में लोअर लो लोअर हाई बनना बंद हो गया है और ये साइडवेज बना रहा है या ये लोअर लो और हायर हाई बनाना शुरू करता है, ठीक है। अभी आप देखो इस तरीके का पैटर्न बनना शुरू होगा, देन आई विल एंटर हियर, ध्यान समझना, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। आप रिस्क के हिसाब से देखो तो अगर नीचे आता है स्टॉक तो यहां पे बाय करना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो नॉर्दर्न आर्क का कैपिटल का जो स्टॉक है ना, एज यूजुअल मैंने बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ये कोई टारगेट वाला स्टॉक नहीं है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, पहली चीज। तो मैं इस पे टारगेट नहीं लगाऊंगा, मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेल करूंगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम, समझा। मैंने क्या बताया, हमने सबसे पहले मंथली चार्ट देखा, मंथली चार्ट से हमने ट्रेंड समझा कि पहले क्यों क्रैश आया था और अब क्या दिख रहा है ट्रेंड में। तो हमने देखा हायर हाई और हायर लो बनना शुरू हो रहा है। फिर चूंकि मई महीने का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है तो हम वीकली कैंडल पे जाते हैं और हम वहां पे मतलब क्लियर देखते हैं कि एक हायर हाई का पैटर्न बन चुका है, ठीक है। और हम डेली चार्ट पे जाते हैं और उस पर हम देखते हैं कि अगर मुझे ये ट्रेड करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तो मैं कैसे एंटर करूंगा, ठीक है। और बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कभी भी अगर स्टॉक में घुसना है एंड सपोज अगर मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं, ठीक है, तो मैं एक पॉइंट पे 10 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा भाई। उसके लिए यू हैव टू लर्न द पैरामेट्रिक। क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है कि हम इंटर करते हैं और प्राइस अगर नीचे जाएगा ना तो हमें पैनिक होता है, विच इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन पैरामीटिंग में क्या होता है ना, पैरामीटिंग में अगर आपको 10 लाख रुपए थे तो आप शुरू में लगाओगे 3 लाख रुपए ही, ठीक है। और जब स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम फर्दर एंट्री करते हैं, वो हम डाउ थ्योरी के हिसाब से करते हैं। तो उसमें क्या रहता है ना, उसमें क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आप ना पोजीशन काटने की जगह ना पोजीशन बनाने की कोशिश करते रहोगे, ठीक है ना। मीनवाइल मैं बता दूं कि अगर आप लोग में से किसी को भी 1-to-1 सेशन लेना हो ऑन डाउ थ्योरी अलोंग विद द फंडामेंटल एनालिसिस, और किसी को अगर आवरली कंसल्टेशन करना हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल। मेरा नंबर व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन ट्विटर देन यू कैन डीएम मी, ओके। चलो मार्केटिंग के अलावा हम दूसरी बातें शुरू करते हैं। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल में, ठीक है। तो नॉर्दर्न आर्क का हम प्रेजेंटेशन देंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं ये कंपनी करती क्या है। तो मैंने जैसे बताया, इस कंपनी का 2 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है उसे कहते हैं D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, और दूसरा है उसे कहते हैं क्रेडिट सोल्यूशन। अभी मोटा मोटा आपको समझाता हूं। जो D2C है उसका जो प्रोपोर्शन है इन द बिजनेस मिक्स दैट इज क्लोज टू 60%, 59% मोर प्रिसाइसली है, ठीक है ना। और इसमें 3 डिवीजन है, एक है कंज्यूमर फाइनेंस, दूसरा है MSME और तीसरा है एग्री स्लैश आप उसको MFI बोलो। वो प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, बट वो है MFI फंडिंग है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर फाइनेंस होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब 50,000 to 5 लाख तक का ये लोन देते हैं, और इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल से लेकर 3 से 4 साल तक का होता है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने बहुत सारे पार्टनर्स बनाए हुए हैं। पार्टनर्स कौन से हैं? ये टेक पार्टनर्स है, मतलब ऑनलाइन पार्टनर्स। आपको बहुत सारे ऐड आते होंगे, बहुत सारा प्लेटफॉर्म देखते होंगे कि वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो छोटी छोटी जो टेक प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वो नॉर्दर्न आर्क के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से इनके पास धंधा आता है। पहली चीज, यहां पे जो इनका नेट यील्ड है, मतलब जो स्प्रेड है, दैट इज 15%। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न आर्क का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, मतलब जितने पे वो पैसा उठा रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 8.9% आप पकड़ लो। तो 9 + 15 मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 24-25% का रहता है। सो ये जो है इनका कंज्यूमर फाइनेंस का जो लोन बुक है वो एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, और जो ये कंज्यूमर फाइनेंस है इनके D2C सेगमेंट का ये 50% है। मतलब जो D2C सेगमेंट है इनके टोटल पोर्टफोलियो का दैट इज 59, और उस D2C सेगमेंट का 50% प्रोपोर्शन कंज्यूमर फाइनेंस, ठीक है। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इनका जो NIM बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा फिगर में है, नॉट डबल डिजिट, मतलब 8-9% का है।
तो उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन ये भी है, ठीक है। और इन्होंने बताया, कॉन कॉल में मैंने सुना था कि इनका जो ये जो कंज्यूमर फाइनेंस करते हैं उसमें 70% ऑफ द कस्टमर इनके रिपीटेड रहता है। तो आप समझ जाओ कि मतलब जो ग्रेजुएशन हो रहा है कस्टमर का, दैट इज ऑल्सो वेरी हाइजेनिक, ठीक है। दूसरा है एमएसएमई। एमएसएमई समझो ये क्या करते हैं, एमएसएमई में कंपनी तो बोलती है कि हम 5 से 25 लाख तक का लोन करते हैं, बट उनका जो अब एवरेज टिकट साइज हो तो 11 से 15 लाख का होता है। मैनेजमेंट क्लियर कहता है कि हमें 5 लाख 6 लाख के नीचे वाले कस्टमर चाहिए नहीं। देखो पर्पस क्या है ना, कि कंपनी ऐसे लोगों को लोन दे रही है ना जिनको मतलब जो हु आर ऑन द बॉटम स्ट्रेट, बट उसमें भी उससे प्रीमियम चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। उनको एक प्रीमियम कस्टमर चाहिए, उनको जो स्टार्टअप है ना वो वाला कस्टमर नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें इनका एवरेज टिकट साइज है 11 से 15 लाख रुपए, और इनका जो स्प्रेड है वो 17, जो यील्ड है दैट इज 17 to 19%। और ये पूरा का पूरा अप्रॉक्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, एससीए भी करते हैं, सप्लाई, ये जो सप्लाई चेन होता है उसमें भी फंडिंग करते हैं, बट उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है और कंपनी का उस पर फोकस भी नहीं है। तो यहां पे सारी का सारा जो असेट होता है वो मॉर्गेज होता है, और वो भी रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है। अभी मैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज में नहीं जाऊंगा, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट सारा का सारा प्रोपोर्शन सिक्योर रहता है। और जो तीसरा प्रोपोर्शन ये पार्ट है इनका फॉर D2C, वो है एग्रीकल्चर, जिसको मैंने कहा MFI। ये जो लोन बुक है ना, इसी में पेन आया था। जैसे मैंने बताया आपको वीडियो के स्टार्ट में, FY25 में एक अच्छा खासा क्रैश आया 60% का। इट इज ड्यू टू द पेन इन MFI सेगमेंट, ठीक है। अभी यहां पे क्या है कि जो ये इनका बिजनेस साइज है दैट इज 10% ऑफ D2C सेगमेंट। ये क्लोज टू 10,000 करोड़ का है। और अगर आप देखो ना ईयर ऑन ईयर, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे अच्छा खासा रहता है, 24-25% का रहता है। और जो टिकट साइज है दैट इज क्लोज टू 50-60,000 तक का ही होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि आपने सुना होगा क्रेडिट गारंटी। तो क्रेडिट गारंटी में क्या होता है ना, कि बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी एक प्रीमियम पेड करते हैं कस्टमर, ये बैंक्स को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बदले उनका एक पोर्टफोलियो, उनका जो पोर्टफोलियो होता है MFI का, वो सिक्योर हो जाता है। तो इनका जो MFI का पोर्टफोलियो है दैट इज 85% सिक्योर, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये है इनका D2C सेगमेंट। अभी कंपनी का जो मेन फोकस है वो D2C सेगमेंट है। आप पकड़ के रख लो, ये जो ब्रेड एंड बटर है नॉर्दर्न आर का, वो D2C सेगमेंट है। इसके अलावा एक और सेगमेंट है जिसको ये कहते हैं क्रेडिट सोल्यूशन। मैं बता रहा हूं एक्चुअली क्या है वो। क्रेडिट सोल्यूशन नहीं है, वो एक्चुअली एक फी इनकम है उनका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक आता है इनको AIF से। अभी AIF क्या है, तो आपने शेयर मार्केट में नाम सुना होगा PMS फंड्स का। तो PMS में इन्वेस्ट करते हैं HNIs, जो अल्ट्रा HNIs होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं AIF में। तो ये AIF चलाते हैं, AIF के कारण इनको कमीशन इनकम आता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट आप समझो कि एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसको पैसा चाहिए। तो ये क्या करता है, नॉर्दर्न आर क्या करता है, इट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर और मिडिल मैन आप बोलो। तो ये क्या करता है, उस कॉर्पोरेट को जिसे फंडिंग चाहिए, डेट चाहिए, उसको मिलवा देता है बड़े इंस्टीट्यूशनल लोगों से, जैसे बैंक्स हो गया, NBFC हो गया, या फिर इंश्योरेंस वाले पकड़ लो, म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है। तो वो जब डील कराते हैं तो इनको एक कमीशन इनकम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ इनका एक बहुत ये जो डायरेक्ट असाइनमेंट भी होता है, DM कहते हैं, वो भी कराते हैं। डायरेक्ट असाइनमेंट में क्या होता है ना, कि सपोज एक NBFC है, ठीक है ना, वो क्या करती है, उसके पास 100 करोड़ का होम लोन का पोर्टफोलियो है। तो वो क्या करती है, वो सारा का सारा पोर्टफोलियो बेच देती है बैंक्स को। अभी बैंक्स को तो रेडीमेड मिल गया पोर्टफोलियो, और NBFC जो बेचती है उसको फायदा होता है कि उसको उसका एक तो कैपिटल फ्री हो जाता है, ठीक है, प्लस उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट स्प्रेड मिलता है। अभी नॉर्दर्न आर को क्या फायदा है इसमें, नॉर्दर्न आर को फायदा क्या है कि वो जो फेलिसिटेशन कर रही है तो एक अरेंजमेंट फी इनको मिलता है। तो एक लाइट एसेट मॉडल है, ठीक है ना। तो इनका मोटा मोटा मैंने बिजनेस आपको ये समझा दिया, ठीक है। जो फी बेस्ड इनकम है, जिसको ये क्रेडिट सोल्यूशन कहते हैं, वो आप समझो उसका नेट पैट जो है, पैट में कंट्रीब्यूशन 30 या 32 करोड़ का ही होता है। तो उस पर हमें फोकस नहीं कर रहा है। इनका जो मेन काम है ना दैट इज D2C। और अगर आप 4 साल पहले देखो ना, 4-5 साल पहले, ये D2C का जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन था दैट वाज जस्ट 19%, और वो अभी 60% पे हुआ है। और मैंने सुना कि जो MD सर हैं आशीष मेहरोत्रा, बाय द वे आशीष मेहरोत्रा सर हैं, उनको मैं जानता हूं बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम सिटी बैंक NA एंड ही वाज द हेड फॉर रिटेल बैंकिंग इन सिटी बैंक NA। तो जब मैंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी मैंने वहां ज्वाइन किया था, तो जो हमारा इंडक्शन हुआ तो वी हैव इंटरेक्टेड। सो इज अ वेरी नाइस गाय। अगर आपको सही में सुनना है कि मैनेजमेंट कैसे बात करते हो, आप जाके कॉन कॉल पे बन के सुनना। ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, और उन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड करा है। अब हम क्या करेंगे ना, हम फटाफट चलेंगे फाइनेंशियल्स पे, और हम समझेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। जस्ट नाउ सी, लुक, आई विल यूज दिस पेन। अभी आपको इंटरेस्ट इनकम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
लुक, मैं YoY की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम 16% FY26 में बढ़ा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 10% बढ़ा है। तो अगर आप प्रोपोर्शनेट देखो तो इंटरेस्ट इनकम ज्यादा बढ़ा है। ज्यादा बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि D2C जो सेगमेंट है, जिसमें बताया है, स्पेशली जो कंज्यूमर फाइनेंस है और MSME सेगमेंट है, और जिसमें हाई यील्ड है, ठीक है, अच्छा स्प्रेड मिल रहा है। जैसे कंज्यूमर फाइनेंस में 15% का स्प्रेड मिल रहा है, और आपका जो MSME है उसमें लैब में भी अप्रॉक्स 8 to 9% का स्प्रेड मिल रहा है। उसके कारण क्या हुआ है कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है। अभी नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखो 20% बढ़ा है, ठीक है ना, Y-on-Y, और Q-on-Q भी आप देखो तो वो बढ़ा है 4%। अभी आप देखना, मैंने NIM नहीं देखा है, NIM का फिगर भी ऊपर होगा इनका, ठीक है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखो आप यहां पे है क्रेडिट कॉस्ट, Q-on-Q की बात करो, मतलब Q4 FY26 ओवर Q3 FY26, ठीक है ना। यहां पे क्रेडिट कॉस्ट में अप्रॉक्स 33% का डिग्रोथ आया, विच इज वेरी गुड। अगर क्रेडिट कॉस्ट में डिग्रोथ आएगा तो हमारा नॉन कोर ऑपरेटिव जो एक्सपेंस है वो कम हुआ, चूंकि वो कम होगा तो हमारा पैट बढ़ेगा, हमारा पैट बढ़ेगा तो हमारा आरओई बढ़ेगा, साथ साथ आरओई बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। समझ रहे हो आप लॉजिक? मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल को आप करोगे ना तो आपको मार्जिन के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि प्रोविजन क्या है, क्रेडिट कॉस्ट क्या है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आप देखो, पैट भी इनका Q-on-Q ग्रोथ हुआ है 30%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 34%, विच इज वेरी गुड, ठीक है। अभी हम यहां से फटाफट देखो, इनका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड भी है वो भी डिग्रोथ हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। इसका रीजन क्या है ना यार, कि जब कंपनी अच्छा कर रही है ना तो उसको बोरोइंग भी, मतलब बैंक से भी उनको सस्ता लोन मिलने लगता है, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी रेटिंग अच्छा देती हैं। तो वही है ना कि जिसका समय अच्छा रहता है उसको सब लोग पसंद करते हैं। मतलब लाइटर नोट में बता रहा था ये, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये पॉइंट देखना आप, ये क्या है, ये पोर्टफोलियो क्वालिटी है। और जब भी आप एनबीएफसी या बैंक का बैलेंस शीट देखो ना, मतलब आप जब भी उनका फाइनेंशियल देखो तो इट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। डायरेक्शन क्या है, मतलब एसेट क्वालिटी का डायरेक्शन क्या है, आपको इस चार्ट से पता चलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आप देखो यहां पे असेट अंडर मैनेजमेंट है, हमें ये असेट अंडर मैनेजमेंट का परसेंटेज देखना है। स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 इज अ गुड एसेट, ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। वो है 97.3% फॉर March 26, ठीक है। अभी आप यहां देखो तो इससे पहले इसमें वो देखो, इससे पहले क्या था 96.8%, उससे पहले क्या था 96.2%, ठीक है, उससे पहले क्या था 96.7%, उससे पहले था 97, मतलब उससे पहले ये डिग्रोथ हो रहा था। तो मतलब क्या स्टेज 1 एसेट में ग्रोथ आया है, मतलब प्रोपोर्शनेट जो ग्रोथ है, मतलब इसका मतलब क्या है कि फ्रेश स्लिपेज नहीं हो रही है कंपनी में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सिमिलरली स्टेज 2 में देखो, मूवमेंट देखो आप परसेंटेज टर्म में 2.1, 2.6, 1.8 एंड 1.5 ग्रेजुअली एक नीचे आ रहा है। यही हमें चाहिए, जो क्वालिटी है वो, मतलब क्वालिटी है वो इंप्रूव कर रही है, इस चार्ट से आपको पता चल रहा है, ठीक है। अभी आप यहां पे देखो क्रेडिट कॉस्ट, ये अक्रॉस द मतलब अक्रॉस जो इनका बिजनेस सेगमेंट उन्होंने डाला हुआ है, जैसे रिटेल, एमएसएमई, कंज्यूमर, रूरल, आपको अक्रॉस द सेक्टर दिख रहा होगा कि क्रेडिट कॉस्ट में डिग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अभी बाय द वे, अगर क्रेडिट कॉस्ट आपको पता नहीं हो तो क्रेडिट कॉस्ट होता है टोटल प्रोविजन डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट। मतलब लोन, जो आपका लोन का नंबर है, लोन बुक का नंबर है, उसको डालो नीचे, और जितना आपने साल में प्रोविजन किया है वो हो गया आपका क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है। Now we'll go to page number 9. ये सब वही चीजें जो मैंने आपको बताई है, डायरेक्ट टू कस्टमर क्रेडिट सोल्यूशन, वही चीजें हैं, तो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अभी आप देखो यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, वहां पे जो इनका रेट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट अर्नड है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू रेट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट पेड, ठीक है। उसके कारण इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, और साथ साथ आप देखो इनका निम का डायरेक्शन देखो, ये मतलब प्राइस भी ऊपर जाता है और निम का चार्ट भी ऊपर जा रहा है। FY25 में जो निम है वो था 9.1% और FY26 में 9.4% है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड दिस इज असेट अंडर मैनेजमेंट, कैसे इन्होंने असेट ग्रो किया, दैट यू कैन चेक ऑन द दिस थिंग लाइक प्रेजेंटेशन। अभी आप यहां पे देखो इन्होंने क्या किया है, Q4 FY26 का डाला है। देखो लेंडिंग AUM क्या है, लेंडिंग AUM है इनका आपका, जो मैंने बताया D2C प्लस जो क्रेडिट सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसमें ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर 22% का और Q-on-Q 10% का, विच इज गुड। सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ कितना है, 15% का। हमें देखना है 15% से हमारी कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर ग्रो कर रही है इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो मार्केट गेन कर रही है। अगर
नहीं कर रही है, उससे कम कर रही है, वो मतलब मार्केट लूज कर रही है। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने बताया डायरेक्ट टू कस्टमर मिक्स है उनका ईयर ऑन ईयर पे 720 बीपीएस मतलब 7.2% से ऊपर गया और क्यू ऑन क्यू 285 से गया है। इस पे कंपनी क्यों फोकस कर रही है? इस पे कंपनी इसलिए फोकस करी है, एक तो रिटेल है तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाई होगा, प्लस यील्ड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले ये होलसेल ज्यादा करते थे 4-5 साल पहले, तो होलसेल आप करोगे तो आपको मार्जिन मिलेगा नहीं। ठीक है, जो नेट यील्ड कहते हैं स्प्रेड मिलेगा वो नहीं, यहाँ पे इनको वो मिल रहा है। ठीक है, अभी आप देखो जो क्रेडिट कॉस्ट है ईयर ऑन ईयर मतलब अप्रॉक्स 400 मतलब 400 बेसिस पॉइंट डाउन है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। इफ आई एम नॉट नो इट इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ओके, ईयर ऑन ईयर मतलब एक साल पहले से 383 बीपीएस पॉइंट इन्होंने इंप्रूव किया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 126 बीपीएस, व्हिच इज वेरी गुड। अभी इनका आरओए है 14% का और आरओए है 3.3 का। अभी मैनेजमेंट में आशीष सर ने क्लियरली बोला कि इन द नेक्स्ट 7 to 8 क्वार्टर्स वी आर ट्राइंग टू रीच आरओए टू 4% और जो आरओई होगा वो मिड टीन्स टू हाई टीन्स जा सकते हैं, मतलब 15 to 17%। तो अब अगर आपको आरओई और आरओए का फॉर्मूला पता होगा, आरओए इज व्हाट, आरओए इज पैट डिवाइड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड आरओए इज व्हाट, आरओए इज नेट प्रॉफिट मतलब पैट डिवाइडेड बाय द एसेट। ठीक है, अभी अगर आप थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करो मोटा मोटा तो अभी का जो पैट है, अभी का हमारा पैट कितना है, दैट इज 406 करोड़। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगर 8 क्वार्टर मतलब 2 साल की बात करें तो यहां से डबल भी हो सकता है, अप्रॉक्स डबल के आसपास। सो इसीलिए मुझे ये शेयर एक अच्छा बेट लगता है। बट हैविंग सेड दैट कि सब कुछ सही रहना चाहिए, मतलब मैक्रो भी कुछ सही रहना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज ये क्या है ना, मैं आपको समझना चाहिए कि जो पैसा देने का काम होता है ना वहां पे कभी भी कोई रिस्क आ सकता है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन ट्विटर प्लीज फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच, बाय।